हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे, आपकी फैमिली को खैरियत से रखे। हमारा लास्ट जो टॉपिक था वो हमने नेशनल असेंबली और सेनेट किया था, आपके पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों को देखा हमने। आज हम करते हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब है, ये हम देखते हैं। कौमी असम्बली की कार्रवाई जारी रखने के लिए सबसे पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को मुंतखब किया जाना ज़रूरी है। ये दोनों कौमी असम्बली के अरकान होते हैं जिनको मेंबरान खुद मुंतखब करते हैं। स्पीकर इजलास की सदारत करता है और इसकी अदम मौजूदगी में ये फ़राइज़ डिप्टी स्पीकर अदा करने का जिम्मेदार है। अच्छा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर देखें, ये कौमी असम्बली में ऐसे ही सिलेक्ट होते हैं, इलेक्ट होते हैं। जैसे आपकी क्लास में ना हम फर्स्ट प्रॉक्टर और सेकंड प्रॉक्टर को हम इलेक्ट करते हैं, तो उसमें ये है कि ज़ाहिर बहुत सारे काम चलाने होते हैं, रन करना होता है सारा काम। तो उसके लिए ऐसे 2 मेंबर्स या 2 या 3 मेंबर्स को चुना जाता है कि जिनके थ्रू से सारे काम जो हैं वो इजीली सारे जो हैं वो हो जाते हैं। तो इसलिए कौमी असम्बली को भी देखें, जो एक शख्स ज़रूरी होता है, 1 या 2 शख्स कि जो को सारी कार्रवाई को कंडक्ट करेगा और फिर लोगों को कंट्रोल करेगा, उनसे कहेगा डिसिप्लिन बरकरार रखें। तो इसलिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को मुंतखब किया जाता है उन्हीं लोगों में से जो कि कौमी असम्बली के जो सारे अरकान इलेक्ट होकर आए होते हैं, उन्हीं में से ही। अच्छा, स्पीकर जो है ये इजलास की सदारत करता है, इसकी अदम मौजूदगी में फिर डिप्टी स्पीकर होता है। स्पीकर के क्या फ़राइज़ हैं ये देख लेते हैं। देखिए, अभी हमने ऊपर भी जैसे डिस्कस कर लिया कि स्पीकर कौमी असम्बली के इजलास की सदारत करता है, ऐवान में नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने का जिम्मेदार है और पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर फैसला देता है। यानी कोई भी अगर डिसीजन लिया जा रहा हो या लोग अरकान जो हैं पार्लियामेंट के वो ये कह रहे हों कि जी फ़लाँ आपसे रिक्वेस्ट है, स्पीकर से रिक्वेस्ट करते हैं कि जी फ़लाँ चीज़ को बरकरार रखा जाए, या आपसे दरख्वास्त है या फ़लाँ एक्शन लिया जाए, तो फिर उस पर यह है कि स्पीकर जो है वो डिसीजन लेता है कि उसका क्या करना है। ऐवान में तमाम तहरीकात और सवालात स्पीकर के तवस्सुत से पेश किए जाते हैं। ये सवालात वुज़रा से पूछे जाते हैं। ऐवान में तमाम तहरीकात तहरीकात होती है, मतलब आपने अक्सर सुना होगा टीवी पे, नेशनल असेंबली का या सेनेट का कोई इजलास पेश हो रहा हो तो कहते हैं जी आज फ़लाँ वज़ीर ने एक तहरीक पेश की। तहरीक यानी एक प्रपोजल पेश की। इसमें जैसे ये भी हो सकता है ना कि समटाइम्स के एक वज़ीर जो है वो खड़ा होकर ये कहे कि जी स्पीकर साहब के आजकल जो है वो बाउंड्री पे इंडिया की तरफ से बड़ी इंटरवेंशंस हो रही हैं, वो मुदाखलत कर रहा है सरहदों पर। तो आज का जो इजलास है वो सिर्फ हम इसी पर फोकस करेंगे और कोई जो इश्यूज हैं उनको डिस्कस ना किए जाएं। तो ये जो चीज़ होती है इस तहरीक को मंजूर कर लेना, ये भी स्पीकर के उस पे डिस्पोजल पे होता है कि वो उसको एक्सेप्ट कर ले और कहे कि ठीक है जी आज के हम फ़लाँ वज़ीर की तहरीक जो उन्होंने पेश की है तो हम उस पर आज डिस्कशंस करेंगे और सवालात जो हैं वो दूसरे नहीं पूछे जाएंगे। अच्छा, और दूसरे ये बात की है कि सवालात भी स्पीकर के तवज्जुह से, बाज़ औक़ात आप एक वज़ीर खड़ा होकर स्पीकर साहब से कहते हैं कि जी हम अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं फ़लाँ वज़ीर से अपने फ़लाँ हल्के के बारे में, फ़लाँ हल्के की डेवलपमेंट के बारे में या उसके महकमे के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। तो इसका जो इख्तियार है वो स्पीकर ही उनको फिर यस करके दे देता है कि ठीक है जी आपको इजाज़त है, आप उनसे वज़ीर से सवालात पूछ सकते हैं। और भी देखेंगे स्पीकर क्या इख्तियार है कि कानून साजी के लिए तमाम बिल स्पीकर की इजाज़त से पेश होते हैं। किसी बिल को भी माली बिल करार देना स्पीकर के फ़राइज़ में शामिल है। स्पीकर असेंबली का इजलास बुलाने का भी मजाज है, मुलतवी भी कर सकता है, और अगर कोरम पूरा ना हो, कोरम मैंने पीछे आपको बताया था ना कोरम क्या होता है कि 1/4 मेंबर जो हैं वो अगर पूरे ना आए हों, 1/4 से कम हो तो फिर जो है इजलास नहीं होता। तो कोरम कहते हैं एक मखसूस तादाद को, 1/4 अरकान जो हैं उसको कोरम कहते हैं। कोरम पूरा ना होने की सूरत में इजलास ख़त्म करने का ऐलान भी स्पीकर कर सकता है। स्पीकर असेंबली के कवायद-ओ-ज़वाबित की तशरीह और वज़ाहत करता है। कवायद-ओ-ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वाले अरकान के खिलाफ इंज़बाती यानी डिसिप्लिनरी एक्शन कोई ले सकता है ना, कार्रवाई कर सकता है। स्पीकर का अपना वोट नहीं होता, मतलब जब भी कोई डिसीजन लेना हो ना तो वोटिंग होती है, तो उसमें स्पीकर अपना वोट नहीं डालता। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए
कि जब किसी मसवदे पर वोट बराबर हो जाएं तो फैसला कुन जो वोट है वो तभी हो सकता है कि जब स्पीकर जो है वो अपना वोट कास्ट कर ले। इसलिए आपने देखा होगा कि ना ये पार्लियामेंट में अक्सर लोग जो है ना, अक्सर पार्टियां जो हैं वो यही कोशिश करती हैं कि हमारे पार्टी में से ही स्पीकर या डिप्टी स्पीकर या चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन मुंतखब हो, क्योंकि ये देखें फैसला कुन कास्टिंग वोट जो होता है, इस एक वोट से भी जो है काफी डिसीजंस चेंज हो जाते हैं। अच्छा, अब कौमी असम्बली और सेनेट दोनों के दोनों जो पार्लियामेंट के हमारे ऐवान हैं, इनके इख्तियारात वो कहते हैं कि हम कंबाइन करके उन्होंने पेश किए हैं। वो हम पढ़ लेते हैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट के क्या इख्तियारात हैं। पाकिस्तान की पार्लियामेंट यानी मजलिस शूरा जो है ये कानून साज अदारा है, यानी कानून बनाती है, जिसको कानून साजी के अलावा और भी मुख्तलिफ इख्तियारात तफवीज़ किए गए हैं। यानी सिर्फ कानून साजी के अलावा और भी काम हैं जो जिन पर इनको इख्तियार है। नंबर एक, कानून साजी तो है ही ना, क्योंकि ये लेजिस्लेटिव बॉडी है जिसके पास लेजिस्लेटिव पावर्स होंगी, कानून बनाएगी। कानून साजी के मैदान में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों यानी सेनेट और कौमी असम्बली यकसा इख्तियारात के हामिल हैं और एक जैसे फराइज सर अंजाम देते हैं। पार्लियामेंट मुल्क का कानून साज अदारा है। ये मरकजी और मुश्तरका अमूर की फहरिस्त में शामिल अमूर के बारे में कानून साजी करता है। अच्छा, कानून साजी के लिए देखें, कोई भी बिल किसी भी ऐवान में पेश हो सकता है। अब कोई भी बिल, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड बिल जो है वो दोनों में से किसी भी ऐवान में पेश हो सकता है। कौमी असम्बली में भी पहले पेश हो सकता है या सेनेट में पेश हो जाए। उस पर बहस तमीज़ वहां पर होती है, राय शुमारी करा के फिर मंजूरी ली जाती है। उसके बाद फिर दूसरे ऐवान में इसी कार्रवाई से, यानी वहां दूसरे ऐवान में जाएगा, वहां पर भी लोग बहस करेंगे उस टॉपिक पे, उस बिल पे, और फिर उनकी मंजूरी अगर वो दे देते हैं तो फिर इट मीन्स कि वो दोनों ऐवानों से मंजूर होकर फिर सदर के पास चला जाता है। सदर जो है वो 30 दिन के अंदर बाउंड होता है कि वो इसको मंजूर कर ले। अगर वो मंजूर नहीं करता तो चूंकि ये दोनों ऐवानों से पास हो चुका होता है, लिहाजा वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली मंजूर हो जाता है। अच्छा, और अगर बिल साइन कर दे, सदर साइन कर दे, तो वो बिल कानूनी शक्ल इख्तियार कर लेता है। अगर बिल के मुतालिक किसी ऐवान में इख्तलाफ पैदा हो जाए, किसी भी ऐवान में, तो सदर दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास तलब करेगा। सदर चाहे तो इस्तिस्वाब राय यानी रेफरेंडम भी करवा सकता है, सबकी राय भी तलब कर सकता है। सदर को 30 दिन के अंदर बिल की मंजूरी देनी होती है। लेकिन मालियाती बिल, अब ये आपने याद रखना है बच्चों कि मालियाती बिल सिर्फ पहले कौमी असम्बली में पेश होंगे, ठीक है। बाकी सारे जो टॉपिक्स के बिल्स हैं ना, वो सॉरी ड्राफ्ट्स हैं या उनसे रिलेटेड कोई भी मसवदात हैं, वो किसी भी ऐवान में, सेनेट में पेश हो सकते हैं। लेकिन याद रखना कि जो मालियाती बिल है ना, वो सबसे पहले कौमी असम्बली में पेश होते हैं। पार्लियामेंट इन इलाकों के लिए कानून साजी भी करती है जो पाकिस्तान की हदूद में शामिल है। बाज़ औक़ात सूबों की दरख्वास्त पर उन सूबों के लिए भी कानून साजी कर सकते हैं, जो कोई भी सूबा इनसे रिक्वेस्ट करे कि जी हमारे फलां डिपार्टमेंट के लिए कोई कानून साजी करें, तो ये कानून साजी भी करते हैं। अच्छा, इंतज़ामी इख्तियारात भी इनको कुछ हासिल हैं जी। हमारी इंतज़ामिया आपको पता है कि इन पर मुश्तमिल है। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा, उनकी काबीना, वज़ीर आज़म की काबीना। वज़ीर आज़म कौमी असम्बली का रुकन होता है और काबीना की अक्सरियत का ताल्लुक भी कौमी असम्बली से होता है। चनाचे 1/4 वज़रा सेनेट से लेना जरूरी है। वज़ीर आज़म अपनी काबीना बनाने का देखें मजाज है, वो जहां से मर्जी ले ले, लेकिन कम अज कम 1/4 वज़रा जो हैं वो सेनेट से लेना जरूरी है। इंतजामिया का ताल्लुक चूंकि दोनों ऐवानों से होता है, इसलिए ऐवानों के इजलास में काबीना के अरकान शिरकत करते हैं। मुकन्ना इंतजामिया की निगरानी करती है। मुकन्ना कौन है? आपकी लेजिस्लेटिव बॉडी पार्लियामेंट। ये इंतजामिया सदर, वजीर आजम, उसकी काबीना की निगरानी करती है। इसलिए मुख्तलिफ तरीकों से इसका एहतसाब करती है। एहतसाब यानी उनसे जवाबदेही तलब करना, मसलन सवालात, तनकीद, तहरीक मलामत। तहरीक मलामत क्या होती है कि किसी हुकूमती काम पर, वजीर आजम के काम पर या वजीर आजम की काबीना के मेंबरान पर ये तहरीक या एक जो है दरख्वास्त पेश की जाती है। मलामत कंडेम करना ना, कि उन्होंने फ़लाँ जो हरकत की है या फ़लाँ जो पॉलिसी इख्तियार की है वो
गलत है, मुल्क की तरक्की के में रुकावट बनेगी या आवाम के लिए जो है वो नुकसानदेह है, तो उसे कहते हैं तहरीक मलामत। तहरीक इल्तवा यानी पोस्टपोन कर देना कि जी फ़र्ज़ करें अगर कोई इजलास हो रहा है तो वहाँ पर कोई भी वज़ीर उठ कर कह दे कि जी चूँकि आज का जो दिन है वो बड़ा मखसूस दिन है, तो आज के जो दिन जो है वो इजलास ना हो और फ़लाँ डे को कर दें, या इस तरह से कोई इल्तवा यानी इजलास को पोस्टपोन करने की ना रिक्वेस्ट, उसे कहते हैं तहरीक इल्तवा। करारदादें तहरीक अदम एतमाद। अदम एतमाद क्या कि जी हमें एतमाद नहीं रहा फ़लाँ वज़ीर पे, वज़ीर आज़म पे, सदर पे, किसी पे भी हो सकता है। तो अदम एतमाद, तहरीक अदम एतमाद वगैरह इन तरीक़ों से अहम मसाइल को ज़ेर बहस लाया जाता है, लिहाजा इंतज़ामिया मुकर्रना की निगरानी में रहती है। अच्छा, कुछ अदालती इख्तियारात भी हैं। अदालती इख्तियारात क्या हैं? पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की तादाद का तयन करती है कि कितने जज होने चाहिए हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। उनके लिए कवायद ज़वाबित तश्कील देती है। उनकी तनख्वाह और माली मराद का तयन भी पार्लियामेंट के हाथ में है। अच्छा, पार्लियामेंट सदर मुमलिकत को मुआख़ज़े के ज़रिए, मुआख़ज़ा क्या होता है? जवाबदेही, यानी इंग्लिश में इसको इम्पीचमेंट कहते हैं, जवाब तलब करना किसी भी बारे में, किसी मसले के बारे में, या सदर ने कोई ऐसा इक़दाम उठाया है, कोई गैर इखलाकी हरकत की है, कुछ भी, तो उससे सदर से जवाबदेही तलब करना। इसकी मुकर्रर मुद्दत से पहले वो सदर को अपने उहदे से उसके बरतरफ कर सकती है। सदर के खिलाफ मुआख़ज़े की तहरीक पेश होने पर पार्लियामेंट एक अदालत के तौर पर काम करती है और तहकीकात भी करती है। कसूर साबित होने पर कानून के मुताबिक सज़ा तजवीज़ करती है। पार्लियामेंट ज़हनी या जिस्मानी माजूरी और संगीन बदनवानी के इल्ज़ाम में सदर के खिलाफ मुआख़ज़ा दायर कर सकती है। मुआख़ज़ा कामयाब होने पर सदर को उसके उहदे से बरतरफ भी कर सकते हैं। अच्छा, अब इंतखाबी इख्तियारात क्या होंगे? इंतखाबी इलेक्टोरल पावर्स क्या होंगी पार्लियामेंट की? कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवान जो हैं ये सूबाई असम्बलियों के साथ मिलकर सदर मुमलिकत का इंतखाब अमल में लाते हैं। सेनेट चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को मुंतखब करते हैं, जबकि वज़ीर आज़म, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब, वज़ीर आज़म का इंतखाब, स्पीकर का इंतखाब और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कौमी असम्बली के हाथ में। अच्छा, मालियाती इख्तियारात हैं, उसमें आपको पीछे भी हमने जैसे पढ़ा, मालियाती इख्तियारात ऐवान ज़ीरी यानी कौमी असम्बली के पास हैं ज़्यादा इख्तियारात। कौमी असम्बली को मालियाती इख्तियारात में बरतरी हासिल है। तमाम मालियाती मसवदात पर बहस का आगाज़ कौमी असम्बली में होता है। नए टैक्स लगाने की मजाज है, पुराने टैक्सों को ख़त्म करने का इख्तियार रखती है। सालाना बजट वफाकी हुकूमत की निगरानी में तैयार होता है। जब उसे कौमी असम्बली में पेश किया जाता है तो अरकान खुलकर बहस करते हैं, उस पर तनकीद और तरमीम पेश करते हैं, तब कहीं इन मसवदात को हतमी मंजूरी हासिल होती है। कौमी असम्बली की मंजूरी के बाद मालियाती मसवदात सेनेट की मंजूरी के बगैर, अब आप बच्चों ये याद रखो, ये देखो ना, अब मालियाती बिल मैंने बताया था कौमी असम्बली को उन पर इख्तियारात हासिल है, तो ये देखो मालियाती इख्तियारात जो हैं कौमी असम्बली की मंजूरी के बाद मालियाती मसवदात सेनेट की मंजूरी के बगैर सदर को आखिरी मंजूरी के लिए भेज दिए जाते हैं। गोया कौमी असम्बली का मालियात पर मुकम्मल कंट्रोल है। कौमी असम्बली मुतालबात ज़र में कमी करने की भी मजाज होती है। अच्छा, आइन में तरमीम है। आइन में तरमीम कैसे हो सकती है जी? कि आइन में तरमीम के मसवदे का आगाज़ पहले कौमी असम्बली में होता है। अगर कौमी असम्बली के 2/3 अरकान मसवदे की मंजूरी दे दे तो मसवदा सेनेट के ज़ेर गौर आएगा, और अगर दोनों ऐवान इसको 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर लें तो फिर सदर की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। तरमीम के लिए दोनों ऐवानों की मंजूरी लाजमी है। सदर की मंजूरी से वो तरमीम जो है वो फिर नाफिजुल अमल हो जाती है, और अगर किसी तरमीम से किसी भी सूबे की हद मुतासिर होती हो या उस सूबे के अंदर कोई चेंज लाना हो तो फिर इसी मुतलका सूबे को शामिल करके उसकी रजामंदी भी ज़रूरी समझी जाती है। अच्छा, वेंटिलेशन ऑफ ग्रीवेंसेस भी है।
कि शिकायत का भी इजाला करती है पार्लियामेंट। कैसे? कि दोनों ऐवानों के अरकान बराह रास्त और बिलवास्ता तौर पर, चूँकि अवाम के नुमाइंदे होते हैं, इसलिए दोनों ऐवान अवाम के मसाइल हल करते हैं। वो अपने सवालात और तहरीकात के ज़रिए हुकूमत को मुतवज्जे करते हैं। वज़रा भी चंद चूँकि अवाम के नुमाइंदे हैं, इसलिए वो अवामी शिकायत और मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। पार्लियामेंट के अरकान को हुकूमत की तरफ से तरक्याती फंड्स भी मुहैया किए जाते हैं, जो वो अपने हल्कों की तरक्की पर खर्च करते हैं। अच्छा, हंगामी इख्तियारात भी हैं। देखो बच्चों, कभी बाज़ औक़ात मुल्क में कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा होती है, अंदरूनी तौर पे भी, बैरूनी तौर पे भी। देखें, आपकी सरहदों पे दुश्मन मुल्क है तो वो किसी वक्त भी अटैक कर सकता है, या अंदर सिविल वॉर शुरू हो जाए, कुछ भी हो सकता है। अगर मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम से दो चार हो जाए, या मुल्क की सलामती खतरे में पड़ जाए, या बैरूनी हमले या गैर मुल्की मदाखलत का खतरा हो और अमनो अमान की सूरत हाल बिगड़ जाए, तो मुल्क में मुआशरी अबतरी पैदा हो जाती है। तो हुकूमत जो है वो हंगामी हालत का ऐलान कर सकती है। इस ऐलान के ज़रिए देखो पार्लियामेंट की मंजूरी लाजमी होती है। अच्छा, ये भी होता है, मैंने आपको पीछे बताया था कि एक ऑर्डिनेंस पास होता है। फ़र्ज़ करें अगर मुल्क में कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि उस वक्त पार्लियामेंट का इजलास बुलाना मुमकिन नहीं होता, ठीक है, तो उस सिचुएशन में ये होता है कि सदर को इख्तियार हासिल होता है कि वो फॉर द टाइम भी, कि वो उस सिचुएशन में, चूंकि देखो ना हंगामी सिचुएशन होगी तो फौरी एक्शन की ज़रूरत पड़ती है। उसमें ये नहीं आप वेट कर सकते कि जी आप पार्लियामेंट का इजलास बुलाओ, दोनों ऐवान आए, पता नहीं वो ऐवान के मेंबर्स पे कोरम पूरा हो या ना हो। तो उस सिचुएशन में ये है कि फौरी तौर पे ना सदर जो है वो कुछ अरसे के लिए ना एक ऑर्डिनेंस पास करती है, उसे आर्जी तौर पर एक हुक्मनामा कहते हैं। तो वो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कोई भी जो है वो ऐलान हुकूमत कर देती है। लेकिन फिर उसके बाद ये है कि अगर उस ऑर्डिनेंस से ये होता है कि अगर सिचुएशन कंट्रोल हो गई है, मुल्क में अमनो अमान पैदा, उसकी सूरत हाल जो है वो ठीक हो गई है, तो फिर उस सिचुएशन में ये है कि 3 महीने बाद या 6 महीने बाद पार्लियामेंट अपना इजलास मुनक्किद करती है और फिर उसमें ही वो देखती है कि अगर तो वो उस ऐलान से सिचुएशन कंट्रोल में हो गई है और मज़ीद उसकी ज़रूरत नहीं है उस ऑर्डिनेंस की, तो वो उसको ख़त्म कर सकते हैं पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हो कि जी अब वो ऑर्डिनेंस जो सदर ने उस हंगामी सिचुएशन में उसका ऐलान किया था, तो उस वक्त ये होता है कि फिर उसमें उसी को ना पार्लियामेंट के जो अरकान होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा जी इस ऑर्डिनेंस को, इससे मजीद सिचुएशन और बेहतर हो सकती है, तो वो उसको फिर आइन बनाने के लिए उसको कानून बना लेते हैं उस ऑर्डिनेंस को। तो ये पार्लियामेंट के पास ये भी इख्तियार होता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अब आगे आ जाता है 1973 की आइन के तहत सदर मुमलिकत का ओहदा। ठीक है, अब ये हम देख लेते हैं सदर मुमलिकत का ओहदा क्या है कि 18वीं तरमीम के बाद 1973 की आइन को दोबारा पार्लिमानी तकाज़ों के मुताबिक बहाल कर दिया गया है। सदर के तमाम इख्तियारात वापस ले लिए गए हैं, उसे वज़ीर आज़म के मशवरे का पाबंद बनाया गया है। अब वो बराए नाम इख्तियारात का मालिक है। अच्छा, क्वालिफिकेशन क्या होगी सदर के लिए, वो कहते हैं पहले हम देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या ज़रूरी है सदर के ओहदे के लिए। वो मुसलमान हो, उसकी उम्र 45 साल से कम ना हो, मेच्योर बंदा चाहिए ना। प्रेसिडेंट का ओहदा देखें आप कितना मेच्योर, वहाँ पर कितने डिसीजन लेने होते हैं। तो अगर इमेच्योर कोई शख्स होगा तो वो फिर उसका इतना एक्सपीरियंस नहीं होता ना, तो वो बचगाना फिर वो जो है वो डिसीजंस ले सकता है। तो वो कहते हैं 45 ईयर से कम ना हो, कौमी असम्बली का रुकन होने का अहल हो, यानी वो सारी कंडीशंस जो नेशनल असम्बली का मेंबर होने के लिए, इलेक्ट होने के लिए उसकी क्राइटेरिया है, वो सारा क्राइटेरिया पर सदर मुमलिकत जो ओहदेदार जो कैंडिडेट्स जो है नॉमिनेट होने के लिए, तो वो क्राइटेरिया पूरा करते हो। हुकूमत के किसी भी नफा बख्श ओहदे पर फाइज ना हो, जहनी जिस्मानी तौर पर ठीक हो यानी मफलूज ना हो। अच्छा, आगे कहते हैं सदर का इलेक्शन कैसे होता है। पाकिस्तान में सदर का इंतखाब एक इंतखाबी अदारा करता है। इंतखाबी अदारे के अरकान में पार्लियामेंट, आपके दोनों ऐवान जो हैं, तमाम अरकान, उनके अरकान, सूबाई असम्बलियों के अरकान भी शामिल होते हैं। एक तो आपके पार्लियामेंट और फिर चारों सूबों के आपके जो चारों सूबाई असम्बली हैं उनके भी अरकान कैसे शामिल होते हैं।
और वो कैसे शामिल होते हैं और वो कैसे इलेक्शन में उनको वोट डालेंगे, ये तरीक़ाकार थोड़ा सा आपको समझने वाला है, वो आगे आएगा तो हम देखते हैं कि वो कैसे करते हैं। अच्छा आगे जी, 1985 की तरमीम से कबल सदर का चुनाव सिर्फ पार्लियामेंट के दोनों ऐवान करते थे, लेकिन अब ये चुनाव जो है ये इंतखाबी अदारा करता है। इंतखाबी अदारा कौन सा? जिसमें आपके पार्लियामेंट के दोनों ऐवान हैं और चारों सूबाई असम्बलियाँ हैं, ठीक है। तो इनका इंतखाब देखते हैं। सदारती इंतखाबात चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरे निगरानी अमल में लाया जाता है। वही तारीख मुतय्यन करता है, वक्त मुतय्यन करता है और मुकाम के कहाँ पर वोट डाले जाएंगे, किस तरह से वोट डाले जाएंगे, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो तयन करता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के फ़राइज़ भी वो सर अंजाम देता है। मुकर्रर वक्त पर सदर का इंतखाब होता है। उम्मीदवार यानी जो सदर के ओहदे के लिए उम्मीदवार खड़े होंगे वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाते हैं, किसको? इलेक्शन कमिश्नर को। उनकी छानबीन यानी इन्वेस्टिगेशन होती है। उसके बाद उम्मीदवारों का ऐलान किया जाता है कि फ़लाँ फ़लाँ उम्मीदवार जो खड़ा हुआ है उसकी वेरिफिकेशन हो गई है, तो लिहाजा अब वो इलेक्शन में खड़े होने का अहल है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर स्पीकर को, कौमी असम्बली का जो स्पीकर होता है, उसको असम्बलियों का इजलास तलब करने के लिए कहता है। राय दही के लिए यानी वोटिंग के लिए खुफिया तरीक़ाकार अपनाया जाता है। फिर गिनती का मरहला आता है। कौमी असम्बली और सेनेट में तो गिनती आसान तरीके से हो जाती है, यानी पार्लियामेंट इस्लामाबाद में है, मेन जगह पर है, तो इनकी गिनती बड़े आसान तरीके से हो जाती है। लेकिन आप देखें कि सूबाई असम्बलियों में तरीक़ाकार थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कैसे? कि चारों सूबाई असम्बलियों के अरकान की तादाद आपको पता है बराबर नहीं है। पंजाब में सबसे ज़्यादा है, फिर बलूचिस्तान, सरहद और फिर सिंध, बलूचिस्तान, सरहद और फिर बलूचिस्तान। ये देखिए चारों असम्बलियों के अरकान बराबर नहीं होते, इसलिए वोटों की तादाद जो कि कोई भी उम्मीदवार एक सूबाई असम्बली से हासिल करता है उसको सबसे छोटे सूबे, ये आप देखेंगे एक फार्मूला है। क्या कहते हैं वो? कि इस वोटों की तादाद जो कोई उम्मीदवार एक सूबाई असम्बली से हासिल करते हैं। आप फर्ज करें एक उम्मीदवार ने कुछ वोट एक सूबाई असम्बली से हासिल किए, उसको सबसे छोटे सूबे यानी बलूचिस्तान की कुल नशिस्तों से ज़रब दी जाती है। जितने एक वोट एक सूबाई असम्बली से एक बंदा लेता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं सूबा बलूचिस्तान की कुल नशिस्तों से। जो जवाब हासिल होगा उसे मुतलका सूबे की कुल नशिस्तों से ज़रब दे दी जाती है। ये नीचे फार्मूला देखो बच्चों, ये नीचे दिया हुआ है, अगर आपको ये नज़र आए। देखें, फ़र्ज़ करें एक बंदे ने पंजाब असम्बली के हासिल करदा वोट उसके पास ये हैं, ज़रब दी है उसने बलूचिस्तान असम्बली के कुल अरकान की तादाद के साथ, और फिर डिवाइड किसको किया है? जिस असम्बली से उसने वोट हासिल किए हैं। ये समझ आई है? फ़र्ज़ करें एक दो सेक्शन है ना आपकी स्विक्स की क्लास के, एक स्विक्स की क्लास से एक में जो हमारी स्विक्स की क्लास है उसमें फ़र्ज़ करें 100 मेंबर हैं, ठीक है। दूसरी हमारी स्विक्स की जो क्लास है उसमें 60 मेंबर हैं। अब फ़र्ज़ करें एक बच्ची जो है, हमने कहा है कि जो दोनों सेक्शन से दो बच्चियां खड़ी होंगी। एक बच्ची जो है वो अगर एक सेक्शन से जिसके वोट 100 हैं, वहां से फ़र्ज़ करें वो 40 लेती है, 50 लेती है, तो ये वोट उसके 40 या 50 यहाँ होंगे। ज़रब देंगे हम जो दूसरे सेक्शन की टोटल तादाद है, ठीक है। दूसरे सेक्शन फ़र्ज़ करें उसकी तादाद 40 थी, 50 थी, 60 थी, वो यहाँ लिखेंगे। फिर डिवाइड हम किससे करेंगे? जो हमारी बड़े सेक्शन यानी 100 जिसके बच्चे थे 100 से, ठीक है। 100 80 भी हो सकते हैं, 90 भी हो सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया है। मसलन अगर कोई पंजाब असम्बली से कुल वोटों यानी 371 नीचे आएगा में से 231 यहाँ आएगा, तो 231 को छोटी असम्बली यानी बलूचिस्तान की असम्बली के कुल वोटों 65 यहाँ आएगा। ये नीचे मेरे ख्याल क्राइटेरिया दिया होगा इस तरह से। ये देखें, हाँ ये देखें आया ना कि 231 उसने वोट लिए हैं 371 में से,
65 सूबा बलोचिस्तान की असम्बली के टोटल वोट है। तो ये इस तरह से फार्मूला आया। सदर को मुंतखब करने का ये तरीका है, याद रखिएगा। मुंदरजा बाला तरीके से चारों सूबाई असम्बलियों के, अच्छा इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे डिवाइड कर देंगे, जो हासिल आएगा वो उस उम्मीदवार के वोट होंगे। ठीक है, तो अगर वो सबसे ज्यादा है, इसी तरह सारे कैंडिडेट्स का इसी फार्मूले के तहत वोट्स निकालेंगे, जो सबसे ज्यादा वोट जिसने लिए होंगे तो वो सदर के ओहदे का हकदार होगा। अच्छा, अब कहते हैं कि सदर इलेक्शन होकर आ गया अपनी सीट पे, अब उसको उसके ओहदे से हटा कैसे सकते हैं? इम्पीचमेंट के जरिए, मुआवजे के जरिए जवाबदेही तलब करना। अगर सदर आइन की खिलाफ वर्जी करे या अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठाए या कोई संगीन जुर्म का इर्तिकाब करे या दिमागी या जिस्मानी तौर पर वो मफलूज हो गया है या वो इस काबिल नहीं रहा कि जो है वो इख्तियारात अपने इस्तेमाल करे या मुल्क को सही तौर पर चलाए, तो उसे अपनी मुकर्रर मुद्दत से कबल पार्लियामेंट के दोनों ऐवान अपने ओहदे से बरतरफ करने के मजाज हैं। ऐसी सूरत में मुआवजे की तहरीक किसी ऐवान की 1/2 हिस्सा, मतलब ऐवान को आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो एक हिस्सा अक्सरियत से पेश की जाती है। दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास तलब किया जाता है। सदर को इल्जामात का नोटिस जारी होता है। नोटिस जारी होने के बाद ज्यादा से ज्यादा 14 दिन, कम से कम 7 दिन के अंदर रायशुमारी होती है। दोनों ऐवानों की 2/3 अक्सरियत सदर के खिलाफ वोट दे दे, 2/3 अक्सरियत दोनों ऐवानों की, तो सदर को अपने ओहदे से अलग होना पड़ता है। चलो अलग नहीं हुआ तो फिर अगर वो ठीक ठाक काम चला रहा है तो उसके ओहदे की मियाद क्या होगी? कि सदर के ओहदे की मियाद 5 साल है, यानी वो 2 मियादों से ज्यादा अपने ओहदे पर, ये भी एक शर्त सिर्फ ये रखी गई है, लेकिन वो मुसलसल 2 मियाद से, मुसलसल अगर वो 5-5 साल से मुंतखब हो रहा है तो उन्होंने ये क्राइटेरिया रखा है कि 5-5 साल, देखिए 10 साल हो जाते हैं, तो 10 साल से ज्यादा नहीं, अपने दोनों मियादों से ज्यादा अपने ओहदे पर फाइज नहीं रह सकता। अब सदर को क्या सहूलतें हासिल हैं? दौरान सदारत सदर के खिलाफ कोई फौजदारी या दीवानी मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता और न ही उसे गिरफ्तार करना मुमकिन है। सदर को सरकारी खजाने से बहुत अच्छी माकूल तनख्वाह और फिर कुछ अलाउंसेस भी दिए जाते हैं जिनका तयन पार्लियामेंट करती है। दौरान सदारत सदर को आमदोरफ्त की सहूलियत, यानी उसको कन्वेंस प्रोवाइड किया जाता है ना, एक अजीम सेक्रेटेरिएट उसके पास होता है, अजीम बिल्डिंग होती है, आलीशान ऐवान सदर होता है, जबरदस्त ज़ाहरी शान शौकत मुयसर आती है। फिर है जी कायम मुकाम, अगर फर्ज करो सदर आपके मुल्क में मौजूद नहीं है, सदर बीमार हो गया है या किसी वजह से वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे पा रहा आर्जी तौर पर, तो उस वक्त क्या होगा कि किसी भी हालत में सदर की आदम मौजूदगी में सेनेट का चेयरमैन आर्जी तौर पर सदारती जिम्मेदारियां संभाल लेता है। अगर वो भी दस्तयाब ना हो तो फिर देखो कौमी असम्बली का स्पीकर सदर मुंतखब हो जाता है, मतलब आर्जी तौर पर वो उसके फराइज सर अंजाम देगा। सदर के इख्तियारात क्या हैं, ये इंशाल्लाह फिर हम कल तक रखते हैं। ठीक है, आज हमने इसका इलेक्शन देख लिया, पार्लियामेंट के इख्तियारात देख लिए, कल इंशाल्लाह ताला फिर हम सदर के इख्तियारात कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब तो हम अपना ये वाला सेशन जो है वो आज इतना ही रखते हैं। स्टॉप शेयरिंग मैं कर रही हूँ। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में फिर सदर के इख्तियारात कर लेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।